डेट है आज 8 मार्च 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि ओएनडीसी सिस्टम स्मॉल रिटेलर को फ़ायदा करेगा। स्मॉल रिटेलर क्या होते हैं? देखो, जो दुकानदार भी होते हैं छोटे मोटे, वो भी रिटेलर होते हैं जो सामान बेचते हैं डायरेक्टली कंज्यूमर को, जिनसे कंज्यूमर खरीदते हैं सामान। अभी हुआ क्या था, देखो, जब से ई कॉमर्स कंपनी आई है। ई कॉमर्स कंपनी क्या होती हैं? जो ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए अपना सामान बेचती हैं, गुड्स वगैरह, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट। ये सब क्या है? ई कॉमर्स कंपनी है। इन पे क्या है, जब से ये कंपनी आई और कोरोना के टाइम पे, आपको पता है कोरोना के टाइम पे सब कुछ बंद था, ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा चला, लोगों ने इनसे सामान खरीदा, फ्लिपकार्ट अमेजन जैसी एप्लीकेशन से। तो हुआ क्या, जो स्मॉल रिटेलर थे उनको बहुत नुकसान हुआ। जैसे जिनकी दुकानें थी, या देखो उन्होंने ऑलरेडी, मान लो किसी ने रजिस्टर करा लिया अपने आप को अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे, तो फिर क्या है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट में जो एल्गोरिथम है वो इस तरह से काम करता है। एल्गोरिथम का मतलब एक तरह से उसका ऑनलाइन सिस्टम जो ऑटोमेटिक काम करता है। जैसे आप उस पर कुछ चीज़ खरीदना चाहते हो, मान लो आप उस पर कोई कपड़े खरीदना चाहते हो, मान लो शर्ट खरीदनी है आपको, तो आप जैसे उस पर डालोगे शर्ट, तो उस पर ना वो उन रिटेलर को ज़्यादा पहले दिखाएगा जो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं या बहुत ज़्यादा सामान बेच चुके हैं, यानी कि जिनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई है। जो छोटे रिटेलर हैं जिन्होंने रजिस्टर करा रखा है अपने आप को अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे या किसी और ऑनलाइन ऐप पे, उनको वो बहुत नीचे दिखाते हैं। और आपको पता है कस्टमर तो एक दो तीन तक ही ज़्यादा से ज़्यादा देखता है, उसी पे क्लिक करके वहाँ से ख़रीद लेता है। तो ये रिटेलर अलग अलग होते हैं, अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। जैसे मान लो आप, हम जैसे लोग भी रजिस्टर कराना चाहें, हमने मान लो एक गोदाम रख लिया, यहाँ पे सामान रख लिया। अब मैं मान लो अमेजन में रजिस्टर करा देता हूँ, तो अब मैं अपना सामान बेचना चाहता हूँ अमेजन के थ्रू। अब को मेरे पास जो जो सामान है मैंने रजिस्टर करा दिया। अब जब कोई भी कंज्यूमर सर्च करेगा, मान लो मेरा वहाँ पे आर्टिकल दिखा, तो फिर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फिर मैं उसे डिलीवर करा दूंगा। तो इस तरह से इसमें काम होता है। लेकिन जो स्मॉल रिटेलर थे उनको बहुत नुकसान हो रहा था इससे, क्योंकि देखो इसमें जो लार्ज रिटेलर हैं या ऑलरेडी जो बहुत ज़्यादा सामान बेच चुके हैं, जिनकी रेटिंग हाई है, उनको तो ये अमेजन फ्लिपकार्ट आगे दिखाते हैं। और जो रिटेलर, स्मॉल रिटेलर जिन्होंने अभी रजिस्टर कराया, उनको फ़ायदा हो ही नहीं रहा था। 20 पे 25 पे और भी बहुत ज़्यादा नीचे दिखा रहा था, वहाँ तक कंज्यूमर जाता ही नहीं है। जैसे देखो सिंपल तरीका, यूट्यूब पे आप कोई वीडियो सर्च करते हो, मान लो आपने डाला यूपीएससी करंट अफेयर, उस पर पहले जो दो तीन, मैक्सिमम 2 3 4 5 जो वीडियो आपको दिखाई दे रहे हैं सर्च में, सबसे ऊपर मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते हैं उस पर ही क्लिक करते हैं, उसको देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन पे उनको सबसे ज़्यादा पहले यूट्यूब इसलिए दिखाता है क्योंकि उन पे सबसे ज़्यादा व्यूज आए हुए होते हैं, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने देखे हुए होते हैं, तो उन्हीं को ज़्यादा पहले दिखाता है। तो उन्हीं पे जो और भी कैंडिडेट आएगा, उन्हीं पे क्लिक करके देखना शुरू कर देगा। बहुत ही कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो नीचे तक सर्च करें, जाएं और नीचे तक और भी देखें, या कम व्यूज़ वाले को चैनल को देखें। तो इस तरह से कुछ इनका एल्गोरिथम भी काम करता है ई कॉमर्स कंपनी का। तो ये ओएनडीसी गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है। किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है डीपीआईआईटी, कई बार इसको डिपार्टमेंट को डिस्कस कर चुके हैं हम। तो इसने ये लॉन्च किया, ये इसको देखता है। ये ओपन सोर्स नेटवर्क है, इस पर कोई भी रिटेलर, स्मॉल रिटेलर अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। और यहाँ पे देखो बायर और सेलर दोनों को फ़ायदा होगा, यानी कि उनका ट्रांजैक्शन कराएगा ये प्लेटफॉर्म। क्या है? जो सेलर हैं, जैसे सेलर कौन सी कंपनी है? अमेजन है, फ्लिपकार्ट है। भले ही अमेजन फ्लिपकार्ट पे किसी भी जो रिटेलर है उसने अपना आप को रजिस्टर करा रखा अमेजन या फ्लिपकार्ट पे। अब कोई कस्टमर, मान लो कंज्यूमर कोई ख़रीदना चाहता है कोई चीज़, ओएनडीसी पे जाके वो सर्च करेगा, तो इस पे क्या है, ऐसा भेदभाव नहीं होगा, इस पे सारे इक्वली दिखाए जाएंगे। जिस तरह से अमेजन फ्लिपकार्ट पे दिखाए जाते हैं रिटेलर, इस तरह से नहीं दिखाए जाएंगे। इस पे सारे सबको इक्वल चांस मिलेगा। तो इस पे बायर है, चाहे खरीदने वाला है, सेलर है, उनका ट्रांजैक्शन कराया जाएगा इस ओपन सोर्स नेटवर्क के जरिए, ओएनडीसी के जरिए।
चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो। मान लो वो खरीदना चाहता है शर्ट, अब जैसे मान लो अगर अमेजन पे खरीदेगा, उसे खरीदने मान लो किसी ब्रांड की शर्ट खरीदनी है, मान लो कोई भी ब्रांड, मान लो आप, मान लो उसे रेमंड की शर्ट खरीदनी है, तो अमेजन पे मान लो रेमंड का जो रिटेलर है वो रजिस्टर है ही नहीं, वो फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर है, तो अब उसे फ्लिपकार्ट पे जाना पड़ेगा, अमेजन पर नहीं मिलेगा। लेकिन ONDC में ऐसा नहीं होगा, भले ही वो फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर हो, अमेजन पे हो, मीशो पे हो या कोई और ऐप पे हो, तो उसको सारे प्लेटफॉर्म को इस OND पे दिखाई देगा। ONDP जो ONDC ऐप है, इस पर सारा कुछ दिखाई देगा, चाहे कहीं भी सेलर रजिस्टर है, बायर को दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इंटरेक्शन कराएगा ये बायर और सेलर का। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, इसका इनिशिएटिव है ONDC। तो ये आपको याद रखना है। इसमें ये बायर साइड पे ऐप क्या है, कंज्यूमर अपना कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है, और सेलर साइड पे जो सेलर हैं यानी कि जो रिटेलर हैं वो अपने आप को रजिस्टर करा सकेंगे, और लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म होगा वो डिलीवरी का काम करेगा। जैसे ही कंज्यूमर अपना ऑर्डर प्लेस करेगा तो ये लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म जो ONDC के अंदर होगा डिलीवरी का काम शुरू कर देगा। तो इसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है इस ONDC का? लक्ष्य यही है, जो ओपन नेटवर्क है उसको प्रमोट करना है, यानी कि गुड्स और सर्विसेज जो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक्सचेंज होती है उसको प्रमोट करना है। स्मॉल रिटेलर हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, न्यू अपॉर्चुनिटी देनी है, ताकि जो डिजिटल मोनोपोली है उसको रोका जा सके, कर्व किया जा सके। कर्व का मतलब रोकना, डिजिटल मोनोपोली का मतलब, मोनोपोली मतलब एक का अधिकार, यानी कि जैसे अभी अमेजन या फ्लिपकार्ट अपना ही एक अधिकार जमाए बैठे हैं, और इनके अधिकार जो हैं इनकी वजह से जो स्मॉल माइक्रो मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, छोटे लघु उद्योग हैं, जो उनको नुकसान जो हो रहा है, ये नुकसान को रोका जाए। तो स्मॉल माइक्रो और मीडियम इंटरप्राइजेज है, स्मॉल ट्रेडर हैं या रिटेलर हैं, उनको भी फ़ायदा पहुंचाया जाए इक्वली, इसलिए ये चलाया गया है प्लेटफॉर्म। यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करना। डेमोक्रेटाइज मतलब सबको इक्वली चांस मिले, सबको इक्वली चांस मिले। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। देखो ONDC आपका प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, किसने लॉन्च किया, किस लिए लॉन्च किया, टारगेट लक्ष्य आपको याद होने चाहिए, और मेंस के लिए GS पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपका GS पेपर 3 इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है। किसने लॉन्च किया है अभी ये? इंडिया ने लॉन्च किया है। जैसा इसके नाम में बिग कैट अलायंस का मतलब एक तरह से गठबंधन होगा, ये प्रोटेक्ट करेगा बिग कैट को। बिग कैट की कैटेगरी में आते हैं आपके बहुत सारे जानवर, जैसे लायन या टाइगर या जैगुआर, प्यूमा, ये सब बिग कैट की कैटेगरी में आते हैं। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए ये अलायंस बनाई गई है। इंडिया इसमें अगले 5 साल में $100 मिलियन की फंडिंग करेगा, मनी प्रोवाइड करेगा $100 मिलियन की। तो ये मेगा ग्लोबल अलायंस होगा जो 7 मेजर बिग कैट को प्रोटेक्ट करेगा, कंजर्व करेगा। टाइगर को, लायन को, लियोपार्ड को, स्नो लियोपार्ड को, प्यूमा, जैगुआर, चीता, इन सब को प्रोटेक्ट किया जाएगा इस अलायंस के जरिए। इसमें कोई भी कंट्री मेंबरशिप ले सकता है, मेनली 97 रेंज कंट्री। 97 रेंज कंट्री का मतलब है जिनमें ये बिग कैट पाए जाते हैं, वो मेंबरशिप ले सकते हैं, इस अलायंस की मेंबर बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। या कोई और भी कंट्री जो इंटरेस्टेड नेशन है, भले ही उसमें ये नहीं पाए जाते हों ये बिग कैट, वो भी इसमें मेंबर बन सकती है। या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसका मेंबर बनना चाहता है, वो बन सकता है, अगर वो इस बिग कैट को कंजर्व करना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है। बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, NGO टाइप, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं इसमें, जो इस डायरेक्शन में काम कर रही हूँ। जैसे बिग कैट के प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, तो वो भी इसमें मेंबर बन सकती हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अलायंस का मेन पर्पज़ यही है कि जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, उसको डिसेमिनेशन करना है। डिसेमिनेशन का मतलब स्प्रेड, फैलाना है, इन्फॉर्मेशन देनी है सारी कंट्रीज़ में कि कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई जाएं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अवेयरनेस फैलानी है, रिसर्च डेवलपमेंट करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, बिग कैट को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। मेजर एक्टिविटी इसमें यही होंगी कि एडवोकेसी,
पार्टनरशिप की जाएगी एक दूसरी कंट्री के बीच में। नॉलेज ई पोर्टल होगा जिसके ज़रिए नॉलेज को एक्सचेंज किया जाएगा, कंजर्व करने की नॉलेज को एक दूसरी कंट्री के बीच में। कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी एक दूसरी कंट्री में कि किस तरह से बिग कैट को प्रोटेक्ट किया जाए। इको टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा और ग्रुप के बीच में फाइनेंसिंग पार्टनरशिप को प्रमोट किया जाएगा। स्टार्टिंग में तो देखो इंडिया इसमें 100 मिलियन डॉलर प्रोवाइड करेगा। बाद में देखो इसमें जो मेंबरशिप लेगा कंट्री तो उसको एक फ़ीस देनी पड़ेगी मेंबरशिप लेने के लिए, तो उस फीस से इसका काम चलेगा, इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। और भी कोई मल्टीलेटरल या बायलेटरल इंस्टीट्यूट कंट्रीब्यूट करना चाहता है या प्राइवेट सेक्टर दान देना चाहता है, इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो दे सकता है, उसके ज़रिए इसका काम चलेगा इस अलायंस का। गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? इसमें एक जनरल असेंबली होगी, इसके सारे कंट्री मेंबर होंगे जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के मेंबर होंगे, वो इस जनरल असेंबली, इसी की जनरल असेंबली होगी IBCA की, वो सारे मेंबर इसके भी मेंबर होंगे। एक इसमें काउंसिल होगी जिसमें 7 से लेकर 15 मेंबर होंगे, मिनिमम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मेंबर होंगे, और इन्हें इलेक्ट किया जाएगा जनरल असेंबली के द्वारा, यानी कि जो भी इस अलायंस के मेंबर होंगे वो इलेक्ट करेंगे 7 से 15 मेंबर काउंसिल के 5 साल के लिए। 5 साल तक टर्म रहेगी, 5 साल पीरियड के लिए काम करेंगे वो, फिर 5 साल के बाद फिर उन्हें इलेक्ट किया जाएगा 7 से 15 के बीच में मेंबर को, काउंसिल के मेंबर को। एक इसका सेक्रेटेरिएट होगा, यानी कि ऑफिस होगा इसका, और काउंसिल जो ये 7 से 15 मेंबर होंगे काउंसिल में, ये रिकमेंडेशन देंगे जनरल असेंबली को। काउंसिल के जो मेंबर हैं वो सिफारिश करेंगे जनरल असेंबली को, जिसके जरिए IBCA का, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के जनरल सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाएगा स्पेसिफिक टर्म के लिए, यानी कि एक टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आसियान इंडिया बिजनेस समिट। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 3 मेंस के लिए भी। अभी ये समिट हुआ है, मीटिंग हुआ है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने पार्टिसिपेशन किया है हमारे इंडिया की तरफ से। ये 5वां समिट हुआ है आसियान और इंडिया का बिजनेस समिट। इसमें देखो आसियान और इंडिया के बीच में जो फ्रेंडशिप है इसको प्रमोट किया जाता है, इंगेजमेंट की जाती है। और ये देखो आसियान और इंडिया का जो फ्रेंडशिप है वो से 3 डिकेड से भी ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि 30 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। एक डिकेड में 10 साल होता है। मेनली हमें इसमें जानना है आसियान क्या है। वैसे ऑलरेडी लेक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक या अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक का एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप लेक्चर देख सकते हो आसियान का, या आपको इकोनॉमी की या पॉलिटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, किसी में पढ़ा होगा। आसियान मेनली क्या है? देखो एक 10 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये 1967 में बनाया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के जरिए। बैंकॉक घोषणा पत्र जारी किया 5 कंट्रीज़ ने, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इन 5 कंट्रीज़ ने ये डिक्लेरेशन साइन किया। उसके बाद इसको बनाया गया आसियान को 1967 में। तब इसके 5 मेंबर थे, लेकिन अब 10 मेंबर हो चुके हैं इसके। 10 मेंबर कौन कौन से हैं? देखो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है इसके, ये साउथ ईस्ट एशियन में आते हैं ये कंट्रीज़ जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखो म्यांमार एक, ये लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये जो 10 कंट्री हैं, ये 10 कंट्री इसके मेंबर हैं आसियान के। ये इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन करते हैं आपस में, और आपस में 10 कंट्रीज़ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल, सोशियो कल्चर इंटीग्रेशन को प्रमोट करते हैं एक दूसरी कंट्री के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है, और देखो आसियान इंडिया के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जिसके ज़रिए नॉर्थ ईस्ट एरिया को डेवलप करना है इंडिया को, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी ये कंट्रीज़ की सहायता चाहिए इसको डेवलप करने के लिए, और कनेक्टिविटी बन जाती है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है पारम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बस आपको लोकेशन पता होनी चाहिए ये कहाँ पे है। रिसेंटली न्यूज़ में था ये, इसमें सर्वे की गई, इस वजह से न्यूज़ में था। ये केरल की पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और ये
अनाईमलाई हिल्स और नेलाईमपथी हिल्स के बीच में है। ये पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों के बीच में है, वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है ये परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। यहाँ पे कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट या फ्लोरा पाए जाते हैं ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ पे जो पर्णपाती जंगल है वो भी पाए जाते हैं। शुष्क और ड्राई, शुष्क का मतलब ड्राई होता है और मॉइस्ट मतलब नम। ग्रास लैंड पाए जाते हैं, घास के मैदान भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। इसमें भी एक सर्वे की गई जिसकी वजह से न्यूज में था। 1967 में इसको बनाया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। कहाँ पे है? तमिलनाडु में लोकेटेड है पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो सेंचुरी है इसलिए भी फेमस है, यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है इसमें ही, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक ये वेदारण्यम और तेलाई नायर फॉरेस्ट इसी के अंदर है, इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो ये भी याद रखने आपको, ये कहाँ पे इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। इसके ईस्ट में देखो, यहाँ पे जो देख रहे हो आप, यहाँ पे लोकेटेड है तमिलनाडु के बिल्कुल लास्ट में, जिसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल पड़ता है और साउथ में पड़ता है, यानी कि यहाँ पे मैं इसे बड़ा करके दिखाता हूँ, मैं मिटा लेता हूँ पहले से। ये जो देख रहे हो आप इस साइड में यहाँ पे पड़ता है ये थोड़ा, जिसके ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल पड़ता है और साउथ में ये जो पाक स्टेट है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, पाक स्टेट, पाक संधि, पाक जल संधि बोलते हैं जिसे, वो पड़ती है इसके साउथ साइड में, ये पाक स्टेट। स्टेट क्या होती है? जल संधि बोलते हैं हिंदी में। स्टेट एक ऐसी नैरो चैनल है वाटर का जो दो बड़े वाटर चैनल को कनेक्ट करता है। ये जो पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे ब्लैक एंटीलोप पाए जाते हैं, हिरन की प्रजाति है एक। और यहाँ ये जो है रामसार साइट भी डिक्लेयर की हुई है, क्योंकि एक वेटलैंड है, ये आर्द्र भूमि है, वेटलैंड। रामसार साइट क्या होते हैं ऑलरेडी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। रामसार एक ईरान कंट्री है, जो ईरान में एक जगह है, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1971 में। वहाँ पे वेटलैंड को बचाने के लिए कन्वेंशन हुई थी, जिसके ज़रिए वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए स्टेप उठाए जाते हैं, और कोई साइट इम्पोर्टेंट है उसको रामसार साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है, फिर उसके प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल स्टेप उठाए जाते हैं। तो रामसार साइट के बारे में और डिटेल में जानना हो तो इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो लेक्चर। जो पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे मैंग्रोव्स फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ग्रास लैंड इकोसिस्टम पाया जाता है। इन सब के बारे में कैसे होते हैं इनके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3। देखो हर साल मेंस में एक टॉपिक डिजास्टर रिलेटेड आता ही आता है, तो उसमें डिजास्टर के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए ये भी पूछा जाता है, तो उसमें आप ये लिख सकते हो। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा संकट, कुछ भी हो सकता है आपदा संकट, किसी की वजह से, भूकंप की वजह से यानी कि अर्थक्वेक की वजह से, साइक्लोन चक्रवात की वजह से, या फ्लड बाढ़ की वजह से, या ड्रॉट सूखा की वजह से, किसी की वजह से भी हो सकता है। जो ये प्लेटफॉर्म है, अभी इसका इनॉग्रेशन किया गया, थर्ड सेशन, तीसरी बार इसकी एक तरह से मीटिंग हुई है, अभी इनॉग्रेट की जाएगी। कब? 10 मार्च को की जाएगी, न्यू दिल्ली में विज्ञान भवन में प्राइम मिनिस्टर इसका इनॉग्रेशन करेंगे, शुभारंभ करेंगे इसकी मीटिंग का। ये कब सेटअप की गई थी? नेशनल जो प्लेटफॉर्म है फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये सेटअप की गई थी 2013 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही। इसमें क्या है, इनवाइट किया जाता है जो भी डिजास्टर रिस्क कम्युनिटी है, यानी कि कोई भी कम्युनिटी काम कर रही है आपदा को रिड्यूस करने के लिए, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, चाहे कोई पार्लियामेंटेरियन है, चाहे मेयर है किसी सिटी के, या मीडिया है, इंटरनेशनल एजेंसी है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ, या कोई लोकल कम्युनिटी से रिप्रेजेंटेटिव है, या साइंटिफिक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से कोई एक्सपर्ट है, या बिजनेस कॉरपोरेट्स हैं, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसकी थीम क्या है इस साल की? बिल्डिंग लोकल रेजिलियंस इन ए चेंजिंग क्लाइमेट, ये इस साल की थीम है इस प्लेटफॉर्म की। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन यही है, ये देखो आपस में जो भी ये एक्सपर्ट की मीटिंग होती है, ये अपने व्यूज़ शेयर करते हैं कि डिजास्टर को किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है, और अगर कोई फ्यूचर में डिजास्टर आए, आपदा संकट आए, उससे कैसे निपटा जा सकता है, कैसे उसको एड्रेस किया जा सकता है।
उसके लिए कैसे हम तैयार रह सकते हैं। ये व्यूज, एक्सपीरियंस, आइडियाज़ प्रेजेंट किए जाते हैं यहाँ पे। कोई भी रिसर्च किए इन्होंने आपस में शेयर करते हैं, यहाँ पे डिस्कशन करते हैं ये। इस प्लेटफॉर्म में जो नेशनल एक्शन प्लान्स फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, ये एक स्ट्रेटजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक्शन प्लान बताता है कि किस तरह से आगे डिजास्टर से निपटा जाए। इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब किस तरह से काम करता है। देखो इसके जो चेयरपर्सन है वो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, साथ में इसको जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज डिजास्टर मैनेजमेंट के होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही, वो भी इसको हेड करते हैं। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, नेशनल लेवल पे काम करती है। 2005 में एक्ट बनाया गया था एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके जरिए ये बनाई गई थी अथॉरिटी। NDMA जो है इसके वाइस चेयरपर्सन है, वो भी इसमें मेंबर होते हैं नेशनल प्लेटफॉर्म में। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसके अंदर देखो जो स्पेशल के सेक्रेटरी हैं या एडिशनल सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीज़न है जो इसके अंदर, वो एक तरह से इस नेशनल प्लेटफॉर्म के लिए कन्वीनर का काम करते हैं, यानी कि ये भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट ने कंज्यूमर कोर्ट के प्रेसिडेंट के लिए जो क्राइटेरिया है उनको कम कर दिया है, इसलिए ये न्यूज में है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया थे और क्या क्राइटेरिया कम किए सुप्रीम कोर्ट ने। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है और 3 के लिए भी। देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर आर्टिकल 142 के अंदर यूज करके ये सब कुछ किया है। आर्टिकल 142 में आपको पता है कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, कंप्लीट जस्टिस। अगर मान लो कोई एक्ट नहीं बना हुआ है, कोई कानून नहीं है और पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना रही है और एमरजेंसी है, यानी कि कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी डायरेक्शन इशू कर सकती है जो गवर्नमेंट को मान्य होते हैं। सारे गवर्नमेंट को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट, सबको मान्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन अंडर आर्टिकल 142। तो अभी जो स्टेट कंज्यूमर कमीशन है, जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं स्टेट लेवल पे, या डिस्ट्रिक्ट फोरम जो होते हैं, उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो कम कर दी है। यानी कि जो इन स्टेट कंज्यूमर कमीशन के चेयरपर्सन होते हैं या प्रेसिडेंट बोलते हैं जिन्हें, या डिस्ट्रिक्ट फोरम के प्रेसिडेंट होते हैं या मेंबर होते हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसको कम कर दिया है। क्यों कम किया क्वालिफिकेशन को? ताकि यंग जो टैलेंट है उसको भी अट्रैक्ट किया जा सके और वो भी कंज्यूमर कोर्ट को प्रिसाइड कर सकें, यानी कि अध्यक्ष बन सकें, इसके प्रेसिडेंट बन सकें और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन दे सकें। कंज्यूमर कोर्ट क्या होते हैं? ये स्पेशल टाइप के कोर्ट होते हैं। इनमें क्या है, कंज्यूमर को अगर मान लो कोई नुकसान हुआ है, जैसे मान लो उसने के साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, किसी ने धोखे से कोई चीज़ बेची है इसको गलत बता के, जैसे मान लो बहुत सारी आप ऐड देखते हो ना टीवी में कि ये तेल यूज कीजिए आपके बाल आ जाएंगे, या ये तेल यूज कीजिए इससे आपका गोरापन हो जाएगा, कि क्रीम वगैरह से। जो ये धोखाधड़ी करते हैं ना, इनको लेके आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो अगर आपको धोखे से किसी ने कोई चीज़ बेची है। लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती है। और एक देखो एटीट्यूड ऐसा भी होता है ना लोगों का कि गवर्नमेंट का काम है, ऐसा ही होता है, तो कोई जाता नहीं है, कंप्लेंट भी बहुत कम जाती हैं। लेकिन ये कंज्यूमर कोर्ट होते हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। उनकी कोई कंप्लेंट है, कोई डिस्प्यूट है, ग्रीवेंस है, उनको सुलझाने के लिए। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, इसके जरिए कंज्यूमर कोर्ट बनाए गए थे और ये अथॉरिटी बनाई गई थी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए 2019 में, तो नया एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, इसके जरिए बनाए जाते हैं कंज्यूमर कोर्ट। ये देखो 3 टियर क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म होता है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए। इसमें एक नेशनल लेवल पे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी होती है और स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो सेंट्रल लेवल पे है नेशनल कमीशन होता है एक, जिसमें एक प्रेसिडेंट होता है प्लस 4 या उससे ज़्यादा मेंबर होते हैं। और जो स्टेट लेवल पे होता है, यानी कि देखो अगर 2 करोड़ से ज़्यादा का कोई मामला है, डिस्प्यूट है, कंज्यूमर को नुकसान हुआ, 2 करोड़ से ज़्यादा का कोई सामान खरीदा है, तो नेशनल कमीशन देखता है। अगर 50 लाख से 2 करोड़ का मामला है तो स्टेट कमीशन देखता है उसको। उसमें भी एक प्रेसिडेंट या 4 से ज़्यादा मेंबर होते हैं। और इसमें देखो जो प्रेसिडेंट है
वो हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, रिटायर्ड जज हों या हाई कोर्ट के जज बनने के लायक हों, वो इसके प्रेसिडेंट बन सकते हैं स्टेट कमीशन के। और नेशनल कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के जज जो होने चाहिए या रह चुके हों वो बन सकते हैं इसके प्रेसिडेंट नेशनल कमीशन के। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अगर 50 लाख से कम तक का कोई मामला है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाता है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है, 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं इसमें। डिस्ट्रिक्ट जज का प्रेसिडेंट बनने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज होना जरूरी है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, 3 टियर स्ट्रक्चर होता है कंज्यूमर कोर्ट में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेंज किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है स्टेट कंज्यूमर कमीशन और डिस्ट्रिक्ट फोरम के लिए। जो प्रेसिडेंट के एक्सपीरियंस था ना कि प्रेसिडेंट कोई भी उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए 20 साल का, ये कम कर दिया है। 10 साल का एक्सपीरियंस हो वो भी प्रेसिडेंट बन सकता है। कोई मेंबर के लिए 15 साल का जो था क्राइटेरिया वो 15 से 10 साल का कर दिया है, तो दोनों के लिए अब 10 साल का क्राइटेरिया कर दिया है। और इसमें रिटर्न एग्ज़ाम भी इंट्रोड्यूस किया है। और वाइवा वॉइस, जो वाइवा वॉइस का मतलब एक तरह से इंटरव्यू टाइप जो होता है कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के लिए, ये भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स हैं जो 2020 के, ये प्रेसिडेंट और मेंबर है जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के, इनके अपॉइंटमेंट की जो डायरेक्शन है ये रूल्स के जरिए की जाती है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स हैं जो इनमें चेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके। तो आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट इसके जरिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। किसी भी केस के लिए वर्डिक्ट दे सकता है सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल के जरिए। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार, कई बार नहीं बहुत बार ये पूछा गया है। इस तरह की डायरेक्शन यानी कि इस तरह के जो इनिशिएटिव होते हैं वो एक लाइन में पूछ लेता है कि ये किसने जारी किया है। तो आपको ये याद रखना किसने जारी किया है, क्योंकि इसके नाम से तो पता चल ही रहा है कि किस लिए किया होगा। ग्रीन हाउस गैस आ रहा है यानी कि ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए कुछ स्टेप लिए होंगे, लेकिन किसने जारी किया है ये आपको पता होना चाहिए। ये लॉन्च किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे लास्ट में, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं जो इनिशिएटिव है ये ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा इसके नाम में आ रहा है ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग, यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं, ग्रीन हाउस गैस तो आप जानते हो क्या होती हैं। ग्रीन हाउस गैस देखो ऐसी गैस को आइडेंटिफाई करते हैं जो एटमॉस्फेयर में घूम रही होती हैं और जिनके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को एब्जॉर्व करके रख सकती हैं काफ़ी लंबे समय तक, टेम्परेचर को एब्जॉर्व करके रख सकती हैं अपने अंदर, और इनकी वजह से एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर ऐसी कौन सी गैस हैं जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO, ये क्या हैं ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में आती हैं। और भी कई सारी गैस हैं, वाटर वेपर है ना, जो वाटर वेपर जो एयर में मॉइस्चर होता है वो भी ग्रीन हाउस गैस में आता है, क्योंकि वो भी टेम्परेचर को एब्जॉर्व करके रखता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये न्यू जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, ये मेजर करेगा कि जो वार्मिंग पॉल्यूशन है वो किस तरह से हो रहा है, और पॉलिसी जो अडॉप्ट कर रही है बहुत सारी कंट्री ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, तो उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी ज़रूरत क्या थी ग्रीन हाउस गैस जो इन मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है, देखो इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि जो भी अभी रिसर्च के लिए फंडिंग कर रहे हैं या कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए, वो इनफ नहीं है इस WMO के अनुसार। इसमें देखो 3 मेजर ग्रीन हाउस गैस आइडेंटिफाई की गई हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने के लिए। कौन कौन सी गैस हैं वो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। इनमें से CO2 अकेली 66% कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए एटमॉस्फेयर में। ग्लोबल वार्मिंग तो आप जानते हो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग है। तो जो ये प्लेटफॉर्म है ये साइंटिफिक कम्युनिटी को इंगेज करेगा, यूनाइटेड नेशन एजेंसी उनको इन्वॉल्व करेगा ताकि ग्रीन हाउस गैस की मॉनिटरिंग अच्छे से की जा सके। तो बेनिफिट क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा यही होगा कार्बन साइकिल को अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा सकेगा। और जो UNFCCC के टारगेट हैं
यूएनएफसीसी क्या है, देखो इसके बारे में अलग से इन्वायरमेंट के प्लेलिस्ट में लेक्चर बना हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हो। लेक्चर 15 से 20 मिनट का होगा, तो मैं ब्रीफली बता देता हूँ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था ब्राज़ील की शहर में, रियो डी जनोरियो में, वहाँ से निकला था ये ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए काम करता रहता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसकी फुल फॉर्म है। तो इसके जो टारगेट हैं उनको कैसे अचीव किया जाए ये इसमें डिस्कस किया जाएगा। जो ह्यूमंस हैं वो भी अंडरस्टैंड कर सकें क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को, और मिटिगेशन को कैसे कैसे, यानी कि मिटिगेशन के लिए, मिटिगेशन का मतलब रिड्यूस करना, कम करने के लिए, ग्रीन हाउस को कम करने के लिए, और जो यूएनएफसीसी के पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट हैं उनको अचीव करने के लिए सपोर्ट किया जाएगा इसके ज़रिए जो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जो CO2 का लेवल है 2020 से 21 के लेवल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है पिछले 10 सालों की अपेक्षा, और ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट था, पेरिस एग्रीमेंट देखो यूएनएफसीसी का ही था। जो यूएनएफसीसी का जो लेक्चर बना हुआ उसमें पूरा डिटेल से आपको पता लग जाएगा पेरिस एग्रीमेंट भी क्या है। इसमें टारगेट रखा गया था कि ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना है, और अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। 1.5 डिग्री किस लेवल से, जो देखो 1850 से 1900 के बीच में टेम्परेचर था अर्थ का, उससे 1.5 डिग्री ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। ये टारगेट था पेरिस एग्रीमेंट का। या तो 1.5 डिग्री तक रिड्यूस करना है, या 2 डिग्री तक, हो सके तो 2 डिग्री से भी बिलो रखना है, ये इसका टारगेट था। तो WMO क्या है जिसने लॉन्च किया है ग्रीन हाउस गैस जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देखो WMO यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, 1950 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड का शहर है जेनेवा, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ये काम करती रहती है एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए, क्लाइमेटोलॉजी के लिए, हाइड्रोलॉजी के लिए, जियोफिजिक्स के लिए। इंटरनेशनली ये कोऑपरेट करती है और अपनी डायरेक्शन वगैरह इशू करती है ताकि नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनाने के लिए इसका जो डेटा को यूज किया जा सके। तो यही टॉपिक थे आज के।